हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे बिहार स्पेशल जीके की सीरीज चलाई जा रही है, जो बिहार में होने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका बिहार एसएससी हो गया, इंटर बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी पीटी हो गया, या बीपीएससी टीचर के हो गए, या जो भी बिहार लेवल की जो जॉब होती है जहाँ से बिहार का सिलेबस पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम में ये आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है जिसमें 100 क्वेश्चन करके पढ़ाया गया है। तो हर लेक्चर में जो है 100 क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। इसका लगभग 8 से 10 सीरीज आएगा, लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जाएगा। अगर इतना क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार जीके की जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब आप बिहार जीके की टेस्ट लगाइएगा तो आपका हर क्वेश्चन बनने लगेगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। और जो भी आप बुक उठाइएगा उसमें आपका जो है ना लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हमारा बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से बिहार जीके की। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो जो भी स्टूडेंट जो नए हैं अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पहले के लेक्चर को देख सकते हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को टोटल 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। देख लेते हैं वो कौन सा श्रेणी है। इसमें हम लोग एमसीक्यू के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जहां ज़रूरत है। जैसे 7 समाज को जो है 7 भागों में बांटा है, तो कौन कौन से भाग है? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, या और हो गया सभासद। सभासद का मतलब होता है मंत्री जो देश को चलाते हैं। तो पूरे समाज को जो है ना मेगास्थनीज ने 7 भागों में बांटा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में किया गया था? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मौर्य वंश, पाल वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुप्त वंश में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्ट है जो देख लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। और किस वंश के द्वारा किया गया था? तो गुप्त वंश के द्वारा। आपको दोनों चीज़ याद रखना है। अगर नाम पूछ ले कि किसने किया तो कुमारगुप्त ने, और किस वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तो गुप्त वंश के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धर्मपाल। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देखते हैं कि वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। तो इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक गोपाल के उत्तराधिकारी थे। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किस वंश के शासक थे? तो पाल वंश के शासक थे। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है? इसके लिए 4 ऑप्शन है: बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान और खगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तंत्र विज्ञान। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र और सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है, क्योंकि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, और बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और इस घटना को ही बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था। तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन बोल देते हैं। ये है अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य और कलाशोक। तो किस शासक ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कलाशोक। अब जितने भी बौद्ध संगीति है उसको याद करने का हमने एक ट्रिक यहाँ पे बनाया है, जो अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी ट्रिक पूछ ले, किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, सब कुछ आपको याद आसानी से हो जाएगा। जब आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ट्रिक क्या है कि राजा महाराजा आजा। क्या है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। अगर इतना स्टेप को आप याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। चलिए इससे देखिए कितने आसानी से जो है ना आप सारे चीज़ों को याद कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 गो संगीति है बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थान कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था और शासनकाल किनका था। तो देखिए पहला ट्रिक तक क्या था कि राजा महाराजा आजा। तो राजा से आपका हो जाएगा राजगिरी, महाराजा मतलब महाकश्यप और आजा मतलब अजात शत्रु। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए पहला बौद्ध संगीति के बारे में आपको, तो आपको एक ही बात याद रखना है कि राजा महाराजा आजा। मतलब राजा का मतलब हो गया कि राजगिरी में कहाँ हुआ था, राजगिरी में। उसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। और शासनकाल किनका था, तो अजातशत्रु का। अगर उसी तरह से द्वितीय बौद्ध संगीति पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है वैश्या सबका काल है। ठीक है, वैश्या सबका काल है। वैश्या से मतलब हो जाएगा वैशाली, और सबका का मतलब होता है साबाकामी, और काल का मतलब होता है कलाशोक। ठीक है, उसी प्रकार पटाओ मत आशिक। ठीक है, तो पटाओ से मतलब है पाटलिपुत्र का, मत मतलब मोगलितपुत्र तीस, और आशिक का मतलब हो जाएगा अशोक। तो यहाँ पे आशिक का मतलब अशोक और आज का मतलब हो जाएगा, आजा का मतलब अजातशत्रु। ठीक है, उसी प्रकार अगर चौथे के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कुंवर जी कंगाल है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुंवर जी कंगाल है। तीसरे के लिए क्या रखना है कि कुंवर जी कंगाल है। कुंवर का मतलब हो गया कुंडलवान, जी का मतलब होता है वसुमित्र जी, और कंगाल से हो जाएगा आपका कनिष्ठ। ठीक है, तो ये आपको ये स्टेप याद रखना है। अगर इतना को याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। इस मतलब जो है इसको जो भी कहिए इस ट्रिक के माध्यम से जो है ना आप पूरे का आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। तो देखिए यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला क्या था, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक,
अब देखिए पटाओ मत आशिक, तो यहाँ पे आशिक से क्या हो जाएगा अशोक, आशिक से क्या होगा अशोक, आजाद शत्रु नहीं होगा, आजाद शत्रु का आजा से होगा तो अशोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था। तो चौथा के लिए आपको याद रखना है या आप पूरा स्टेप ही आप याद रखिए। राजा महाराजा आजा, बेस्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो चौथे के लिए क्या होगा कुंवर जी कंगाल है, तो कंगाल से आपका क्या हो जाएगा कनिष्ठ। चलिए पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। तो पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का क्या होगा कि पटाओ मत आशिक, तो पटाओ मत आशिक, तो आशिक से क्या हो जाएगा अशोक हो जाएगा, क्या होगा अशोक। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, ठीक है, सिखों के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए और इन सभी के लिए, तो आपका सही आंसर होगा इन सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है। तो अहिंसा ये दोनों में समान है, दोनों अहिंसा के राह पर चलने के लिए कहता है दोनों धर्म। वेदों के प्रति उदासीनता, ठीक है, और आत्मदमन, यही जो है ये दोनों में अंतर है। बाकी रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी दोनों धर्म मानता है इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी, कहाँ पे पावापुरी में। देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि ऐसा माना जाता है कि महावीर का निधन हो गया और उन्होंने बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान पर 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 468 ईसा पूर्व जो है उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष के बाद हुई 72 वर्षों के बाद, ठीक है, और कहाँ हुआ पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है तो राजगीर में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये आपको देख लीजिए, ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध और कुंडग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कुंडग्राम में। अगर आप लोग को इसका आंसर आता है याद है तो आप लोग आंसर को कमेंट में कीजिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस इससे क्या होगा बढ़ेगा। चलिए निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था देव, बोध गया, गया, राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप बनाया गया है जो जापानियों के बौद्धों ने बनाया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, यही है विश्व शांति स्तूप, ये राजगीर में है। चलिए ठीक है, फिगर देख लिए, अब इसका फैक्ट देख लेते हैं। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। इसका निर्माण जापानी बौद्धों और लद्दाख बौद्धों दोनों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो लगनी जो शादी ब्याह में गाया जाता है उसको लगनी राग बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा विवाह के अवसर पर इसको लगनी राग को गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापीठ कहाँ के निवासी थे। तो ये कवि विद्यापीठ जो थे मिथिला के निवासी थे। कहाँ के मिथिला के। चलिए अगला है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की। तो फाग राग उसको बोलते हैं जो फगुआ के टाइम में गाया जाता है, होली के टाइम में जो गाया जाता है उसको बोला जाता है फाग राग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने फाग राग गीतों की जो है रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और
होली के दिन तक लगातार फाग गाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो लगनी राग है ये विवाह के समय में ही गाया जाएगा। चलिए, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसके लिए देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हो गया है। 12 जनवरी 2001, 30 मार्च 2004, 19 जून 2002 और 16 अगस्त 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 19 जून 2002। तो आपको ये डेट याद रखना है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ जो हुआ था 2002 में हुआ था। अगर 2002 भी याद रहता है तो काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में है? तो इसका ऑप्शन है भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और पटना। तो सही क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति है। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा। कौन है? रणधीर वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है पावापुरी, मनेर, पूर्णिया और राजगीर। ठीक है, तो सही आंसर आपको जो है बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, यानी कि पावापुरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद बैंक। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण युगीन अवशेष बिहार में सबसे पहले कहाँ मिला है? तो इसके लिए ऑप्शन है बोधगया, पूर्णिया, गोलघर और चिरांद। तो इसका सही आंसर चिरांद ही होगा, ऑप्शन डी। चलिए, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार और शिशुनाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। महागोविंद जो है बिंबिसार के दरबार में थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़िएगा भूलिएगा, 2 बार पढ़िएगा भूलिएगा, जब तक आप पढ़ते नहीं रहिएगा तब तक याद होने वाला नहीं है। और कंपटीशन फाइट करने का एक ही आपका मूल मंत्र है कि बार बार चीज़ों को देखते रहना। जब तक आप बार बार नहीं देखिएगा तो आपको पढ़ा हुआ चीज़ आप कंफ्यूज में पड़ जाइएगा, ये है कि वो है, आपका जो है ना, आप जानते हुए चीज़ों को गलत करके आ जाइएगा। तो इसलिए बार बार इतना ना प्रैक्टिस कीजिए, इतना ना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ऑप्शन देखकर ही आपको लगे कि अच्छा इसका ये आंसर होगा, आपका ऑप्शन रटा जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन से पहले आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, किस शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इसका आंसर भी वही होगा, बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बक्सर व चिरांद से। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो बिहार में जो तुर्क शासन का युग जो शुरू हुआ था वो 1203 ईस्वी से शुरू हुआ था। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? तो 2 यक्ष मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई थी आपको ये बताना है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन क्या है, वैशाली, अंग, मिथिला और पाटलिपुत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र।
बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर, सुल्तानगंज, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सुल्तानगंज में। ये अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। याद रखना है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पता नहीं कि आज तक ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया होगा और आगे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आते हैं और कई बार आ भी चुका है। ठीक है, और इसको इस टाइप के क्वेश्चन का आने का चांस भी ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, कुछ भी बस जिसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में वो आए ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम की प्रयासों से हुआ था। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 में। तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जो है आपको देख लीजिए, ऑप्शन 1955, 1954, 1956 और 1953 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1956 में हुआ था। बिहार राज्य में चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य में चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना आपको 1957 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो गया संग्रहालय की स्थापना 1970 में हुआ था। थोड़ा तेज में निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे और हम हर क्वेश्चन में ऑप्शन बोलेंगे तो होगा क्या कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक बार अगर आप लोग को आता है, अपना टेस्ट करना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और फिर उसके बाद जो है आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका लेवल जो है बढ़ेगा। तो जब भी आपको नया क्वेश्चन लग रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो नवादा संग्रहालय की स्थापना जो है कब की गई थी ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में। कब? 1974 में। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजूषा शैली। कौन सा शैली? मंजूषा शैली। चक्रवर्ती देवी इसका नाम याद रखना है, मंजूषा शैली से इनका संबंध है। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। क्या होगा? पटना। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है 1953, 1954, 1951, 1952। तो सही आंसर होगा 1951 ऑप्शन सी। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? एक देश है मात्र, नेपाल। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में क्या है? झारखंड है, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। चलिए
बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोधगया में। कहाँ? बोधगया में, याद रखना है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन है 1963, 1964, 1962 और 1961। सही आंसर होगा 1962। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए ऑप्शन है पूसा समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकड़बाग पटना और दरभंगा। सही आंसर होगा पूसा आपका समस्तीपुर में। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? पटना में है। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भूपेन्द्र नारायण विश्वविद्यालय जो है आपका यह दरभंगा, पटना, मधेपुरा, आरा। बताइए इनमें से कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मधेपुरा में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु जो है किस नदी पे है? गंगा नदी पर है। मगध राज की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन डी, महागोविंद ने किया था। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, देख लीजिए कि मगध राज की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो मगध राज की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। तो राजगृह का निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है। तो महागोविंद ने। किसने? महागोविंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का जो नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे था। क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? इसके लिए है सहरसा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। सही आंसर क्या होगा? मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बिहार के भिखारी ठाकुर जो है आपका नाटककार है। क्या है? नाटककार। चलिए अगला। चलिए, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। गया, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म है आपका, देख लीजिए ऑप्शन है जमींदार, कन्यादान, सौदागर, गरीब। तो इसका सही आंसर है कन्यादान। ये बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के प्रथम महाकवि जो है विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी है। चलिए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका हो जाएगा किशनगंज। कौन होगा? किशनगंज। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गर्म जिला या ठंडा जिला जो भी कहे गया ही होगा। सबसे गर्म जिला भी गया और सबसे ठंडा जिला भी गया है। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नगर जो है आपका गंडक नदी के तट पर स्थित है। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गया जो है फल्गु नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखना है, फल्गु नदी के तट पर। सोनपुर किसके तट पर है? तो गंडक के तट पर। पटना आपका गंगा के तट पर और गया फल्गु के तट पर, याद रखना है। चलिए, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो डोलामाइट खनिज किस जिले में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भोजपुर जिले में। किस जिले में? तो भोजपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। यह बिहार का सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। चलिए आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम चंपारण सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो ये आंसर तो बच्चा बच्चा को पता होगा, जो भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। चलिए, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो फिरंगिया गीत किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो इसके लिए प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ऑप्शन है, रघुवीर नारायण है, गोपाल सिंह नेपाली है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। चलिए, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? ये आपको बताना है कि बटोहिया जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, रघुवीर नारायण द्वारा, कविवर नेपाली द्वारा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रघुवीर नारायण के द्वारा। बटोहिया रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा हुआ गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्यापीठ के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? विद्यापीठ के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव की। किसकी? शिव की। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? 4 ऑप्शन है, मेगास्थनीज, अलबुर्नी, इब्न बतूता, वेनसोंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेनसोंग। वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महाबोधि मंदिर जो बना है वो कहाँ बना है? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध किस नगर से रहा? ये आप देख लीजिए ऑप्शन में, राजगीर, बोधगया, वैशाली और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसके लिए 4 ऑप्शन है, सारनाथ, कुशीनगर और जिरिम्भिक ग्राम में, बोधगया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो वसुपूज्य की जो जन्म स्थली है वो कहाँ पे है? ऑप्शन है वैशाली, चंपा, पटना और गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंपा। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर, 12वां तीर्थकर कौन थे? वसुपूज्य थे। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो चंपा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो टोटल 16 महाजनपद था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें कौन है जो बिहार में स्थित नहीं है। तो आपका वर्ष जो है बिहार में स्थित नहीं है, बाकी वजी, मगध और अंग ये तीनों बिहार में ही स्थित हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो मगध जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। चलिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ठीक है, कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, लोहे का विस्तार, उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग से जो है ना जो है बिहार के पूर्वी भारत में जो है आर्यों का विस्तार हो गया, मतलब होना शुरू हो गया। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो आर्यों का जो आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में।
चलिए निकालते हैं थोड़ा सा तेज़ में। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपने से आंसर दीजिए, उसके बाद जो है फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद एवं चेचर से जो है ना पूर्व प्रस्तर का अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चंदेश्वर ठाकुर। कौन? चंदेश्वर ठाकुर जो है रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है, अर्थशास्त्र में शासन कैसे करना है, शासन के बारे में समझाया गया है और उसका अभ्यास उसमें बताया गया है। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स पर आधारित किस बुक नहीं है, ये शासन पर आधारित बुक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक है, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि है। कौन है? मौलिक कवि। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुर्क राजवंश देख लीजिए इसमें, तो तुगलक वंश है। क्या है? तुगलक वंश के जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम? ऑप्शन है फाहियान, इवांग चांग, इत्सिंग और उपयोग सभी। तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी। सभी चीनी यात्री ही हैं और सभी ने बिहार आया हुआ है। चलिए आगे है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम आपका विदेशी यात्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि मुल्ला तकिया। कौन है? मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसमें कौन बिहार नहीं आया था ये आपको बताना है। पीटर मुंडी, फ्रांसाय वर्निए, जॉन मार्शल और मैनरिक। तो फ्रांसाय वर्निए जो है ये बिहार नहीं आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इसके लिए आपका ऑप्शन दिया गया है पीटर मुंडी, फ्रांसाय वर्निए, जॉन मार्शल और मैनरिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रांसाय वर्निए जो है ये बिहार नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो बिहार के इतिहास की जो जानकारी है उसका स्रोत क्या है, किससे पता चलता है बिहार के इतिहास के बारे में? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख और उपयोग सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयोग सभी। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम से। कहाँ से? सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से प्राप्त जितने भी अभिलेख है उसकी भाषा क्या है? तो प्राकृत है। क्या है? प्राकृत भाषा है। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? तो आपको ये बताना है कि मृतुल अहवाल किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मुल्ला बवाहानी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। तो सबसे जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से
और दीर्घ निकाय से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अंगुत्तर निकाय से। बिहार के महाजन पदों की जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार और शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। उपयोग ए एवं बी दोनों के बारे में और नहीं ए न बी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि दोनों के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिंघम। क्या होगा? कनिंघम। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला, ठीक है, व्यक्ति कौन थे? तो कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो नालंदा में स्थित, चूंकि यही खनन का काम, उत्खनन का काम करवाते थे, तो इन्हीं को पता लगा था। किसको? कनिंघम को, बड़ा गांव के बारे में। चलिए, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो क्या खोजा? केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो विदेह ने जो सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए हैं, इसके वर्णन कहाँ पे की गई है ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है कि शतपथ ब्राह्मण, छंदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आज का जो है ना 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरह से आगे भी जो है ना ये बिहार स्पेशल जीके का सीरीज अभी चलता रहेगा। ये तीसरा लेक्चर था, अभी 5 से 6 लेक्चर और आना बाकी है। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप बिहार गवर्नमेंट की सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है ना कलेक्शन करके पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।